हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कृतिका में हम पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन कर रहे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है जिसे कमलेश्वर ने लिखा है। कमलेश्वर ने इस व्यंग्यात्मक निबंध के द्वारा हमारे सामने सरकारी तंत्र की खिल्ली उड़ाई है, मजाक उड़ाई है। उन्होंने इस व्यंग्यात्मक निबंध के द्वारा वो बताना चाहते हैं कि हम जिस इंग्लैंड के बरसों तक गुलाम रहे या जिसने हमें जबरन गुलाम बनाया, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, यहाँ तक कि कई बार अपमानपूर्ण हरकतें भी करती है। यही दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी हमारी मानसिकता जो है वो अंग्रेजों की गुलाम बनी हुई है। हम विचारों से आज भी स्वतंत्र नहीं है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्नोत्तर के द्वारा भी हम यही जानेंगे और हमें ये एक लेखक ये सीख सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता को पूर्णतया आजाद रखना है। केवल हम आजाद हो गए, हमारे बहुत सारे शहीदों ने कुर्बानी दी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, पर हमने अपनी मानसिकता अंग्रेजों के लिए कैसी बना रखी है। ठीक है, तो हम प्रश्न 1 देखते हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। इस प्रश्न को हम यूं भी पूछ सकते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता की घोतक है, यानी किस मानसिकता को दर्शाती है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है कि आज भी हमारी जो मानसिकता है, हम दिमागी रूप से उनके गुलाम बने हुए हैं। इससे पता चलता है कि वे आजाद होकर के भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपनी उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया था और अपमानित किया था। वे ये नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में ये तो है कि अतिथि देवो भव की जो परंपरा है हमारी, उस पर तो प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। हमारे यहाँ भारत की संस्कृति में अतिथि को देव के समान माना गया है, तो उस परंपरा पर ये प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। लेकिन लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, अतिथि को आंखों पर पलकों पर बैठाना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, उन्होंने हमें बहुत प्रताड़ित किया, तो ऐसे में अतिथि का सम्मान करना और उनके लिए इतना कुछ वो करना, ये लेखक को स्वीकार नहीं है। तो अतिथि देवो भव की परंपरा से लेखक कहीं इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने सम्मान की कीमत देकर के हम अतिथि का सत्कार करें, वो लेखक को स्वीकार नहीं है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे, है ना। तो रानी एलिजाबेथ के दर्जी को यह परेशानी थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरों पर कौन कौन सी वेशभूषा धारण करेंगे, ये और परेशानी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी ये थी कि रानी भारत के दौरे में, पाकिस्तान के दौरे में और नेपाल के दौरे में कौन कौन सी वेशभूषा धारण करेगी। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहनी चाहिए और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल हो। ये उसकी मानसिकता और ये उसकी एक परेशानी का कारण बना हुआ था। दर्जी की परेशानी जरूरत से ज्यादा है। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना और चकाचौंध पर पैदा करना आवश्यक है, परंतु यदि रानी अपने कपड़ों को लेकर परेशान है तो दर्जी बेचारा क्या करे। उसे तो रानी की शान और वातावरण के अनुकूल ही उसकी वेशभूषा तैयार करनी पड़ेगी। दर्जी को ये सारी परेशानियां थी। प्रश्न नंबर 3 है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। नई दिल्ली की काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, अब हमें किए गए होंगे ये हमें बताना है। नई दिल्ली की काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी की ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों पर, इमारतों पर या सरकारी जो इमारतें थी उन पर, पर्यटन स्थलों पर रंग पोता गया होगा, सजाया संवारा गया होगा, उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा।
सदा से जो बंद पड़े थे फव्वारे, उन्हें स्टार्ट किया गया होगा, उन्हें वापस से चलाया गया होगा, है ना। और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की विशेष प्रबंध किया गया होगा। ये सारी तामझाम रानी को दिखाने के लिए किए गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का वर्णन का जो दौर चल पड़ा है उससे हमें बताना है। 1 नंबर पॉइंट, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं और इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो एक बात तो ये क्लियर है, कै के लिए हम क्या कहेंगे, क्या है कै का प्रश्न, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है ना, कि ये जो होती है पत्रकारिता ये मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। इस देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को लेकर चलता है, अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर विशेष बातें करना स्वाभाविक होता है। इस तरह की बातें स्वाभाविक होती हैं, है ना। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र की भीतरी पृष्ठों पर मनोरंजन परिशिष्ट जो होता है उसके अंतर्गत स्थान मिलना चाहिए, मुख्य पृष्ठ पर नहीं मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बताना आवश्यकता से अधिक महत्व देना हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर निसंदेह रोक लगानी चाहिए। नंबर 2 जो है ख वाला, कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों, फैशन आदि के प्रति जागरूक तो करती है ना, लेकिन वो अपना और काम काज छोड़कर इन फैशन में रुचि लेने लग जाते हैं ना। आम जनता जो है उनको ये फैशन, रहन सहन, तौर तरीकों के प्रति जागरूक तो करती है, लेकिन बहुत से युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई से ज्यादा फैशन में रुचि लेने लगते हैं। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लग जाते हैं, जिससे उनका नुकसान होता है। 5 नंबर प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, लाट मतलब जो मूर्ति थी, है ना, उसकी लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। हमने पूरा पाठ पढ़ा, कितना कुछ हुआ, कितना कुछ घटित हुआ, है ना। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए उसने सबसे पहले सरकारी फाइलें खुलवाई और फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थरों की खानों का दौरा किया कि जहां उस क्वालिटी का पत्थर मिल जाए। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति की नाक अगर उस साइज की होगी तो लगा देंगे, लेकिन हमारे भारतीयों की नाक उससे ज्यादा ऊंची थी, उनसे ज्यादा बड़ी थी, है ना। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जांच पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई, है ना। बहुत अपमानजनक हरकत इसे कहते हैं। 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, हमें बहुत आघात लगता है। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, कुछ हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे कथन को छांट कर लिखिए। ये व्यंग्यात्मक कथन है। ये व्यंग्यात्मक कथन और कौन कौन से हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। कितना बड़ा व्यंग है। गश्त लगती रही लेकिन नाक कटती ही चली गई, नाक काट ली गई, है ना। सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। बताइए आप, कहाँ की नाक, किसकी नाक, और हम अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने पे लग रहे थे। एक की नजर से दूसरे ने कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं लगा। फाइलों की दुर्दशा हो जाती है, फाइलों में कुछ इधर उधर भी हो जाता है ना। एक खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। एक छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये सारी बातें बहुत इस तरह के जो है व्यंग वो है ना। अब है करारी चोट करने वाले व्यंग हैं। 7वां प्रश्न, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की घूतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, हमें बताना है। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है। उनकी नाक, उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि आजाद भारत में
जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया और रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने के बजाय उनकी आराधना करने में जुट गए, उनकी सेवा करने में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, उनकी आस्था पूरी तरह से विदेशी थी, उनकी मूर्ति का पत्थर विदेशी था, फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चे से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक को बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया, यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर पंचम की नाक पर बैठा दी गई। यह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर बहुत गहरी करारी चोट है। 8वां प्रश्न, जॉर्ज पंचम की लाट किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात लेखक किस बात की ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की नाक सभी भारतीय नेताओं और बलिदानी बच्चों से छोटी है। ये वो बताना चाहते हैं, लेखक का उद्देश्य है कि भारत में आजादी के लिए लड़ने वाले बलिदानी बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से बहुत ऊंचा था। हमारी नाक बहुत ऊंची है। गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल आदि कोई भी नेता हो, निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्मानीय है, यह बताना लेखक का उद्देश्य है। 9 नंबर प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया? अखबारों में जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। इतनी कारस्तानी से इस बात को छुपा लिया गया। 10 नंबर, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आजाद भारत में किसी प्रकार की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, परंतु अब भी भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। यदि जॉर्ज पंचम ने उन्हें गुलाम बनाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी तो उसे गलत ठहराने की हिम्मत नहीं थी। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कोई कहीं अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही कोई नेता ने कोई उद्घाटन किया, न ही कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर भी कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ था, इसलिए नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका था। इस तरह से मतलब लेखक यही बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर इतना शासन किया है कि हमारी मानसिकता को भी उन्होंने गुलाम बना दिया। आज भी सरकारी तंत्र कहें या हम सब ने अपनी मानसिकता को वैसा ही बना रखा है। जरूरत है हमें अपनी मानसिकता को बदलने की। आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।